तो नमस्ते दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। वो अब जो है यहाँ ज़बरदस्त ये लाने वाले हैं। ये है आपका संविधान के भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियाँ जो अब कंप्लीट आपका होने वाला है, क्योंकि आपको पता होगा कि टोटल 395 आपका अनुच्छेद रहेगा। आपका अनुसूचियाँ सब संविधान संशोधन सब आपका कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ठीक है, कहीं कोई आपका डाउट होने वाला नहीं है। एक टॉपिक वाइज के अनुसार सब रहेगा। भाग 1 से लेकर आपका जो है भाग 22 तक कंप्लीट हो जाएगा। बस मेरे चैनल से जुड़े रहिए और इसको शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। भाग 1 से शुरू करते हैं, ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, ठीक है, ताकि आप भी आराम से देख सकें। तो भाग 1 में आते हैं, अनुच्छेद से लिखते हैं संघ और उसका राज्य क्षेत्र आता है आपका। तो फर्स्ट आपका संघ और नाम क्षेत्र है। सेकंड में अनुच्छेद 2 क्या है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, नए राज्यों का स्थापना, ठीक है। वही अनुच्छेद 3 में है कि नए राज्यों का निर्माण या राज्यों का नाम में परिवर्तन करना। ये सब आपके अनुच्छेद आर्टिकल 3 में आता है, ठीक है। तो दूसरा और तीसरा में आप डाउट नहीं करेंगे, ठीक है। नाम और राज्य क्षेत्र पहला हो गया, और ये नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना यदि होता है, जैसे कि आप किसी हैदराबाद आपका हो गया, हैदराबाद में तेलंगाना हो गया आपका, और आंध्र प्रदेश हो गया, तो ये सब अनुच्छेद 2 में आएंगे, नए राज्य बने हैं ना, इसलिए। लेकिन अब यहाँ तीसरा अनुच्छेद 3 क्या बोल रहा है कि इसमें आपका नाम चेंज का हो जाएगा, जैसे कि आप नाम में परिवर्तन आपका हो रहा है। बहुत हुआ है, वो पहले ओडिया, उड़ीसा, बम्बे, मुंबई, ये सब जो हो चुका है, ये सब आर्टिकल 3 के अनुच्छेद अनुसार है, ठीक है। चलिए वही आर्टिकल 4 में आते हैं। 4 है कि पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक है ये, और ऐसे इसमें आता नहीं है। अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई है, ठीक है। भाग 2 में आते हैं। भाग 2 आपका है नागरिकता से संबंधित। तो 5 से लेकर 11 तक आपका यही रहेगा, भाग 2 रहेगा। 1 से लेकर 4 आपका हो गया फर्स्ट, मतलब आपका भाग 1 हो गया, ठीक है। तो भाग ये भी आपको टोटल याद रखना कि टोटल भाग जो होता है 22 होते हैं, ठीक। तो अभी भाग 2 में है, भाग 22 तक आ जाएंगे। तो भाग 22 भाग तक आते आते आपको जो है टोटल 395 अनुच्छेद हो जाएगा, जिसमें कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट नहीं रहते, लेकिन कुछ कुछ ऐसे रहते हैं जो आपको याद करने लायक होते हैं। लेकिन मेरा काम रहेगा कि आपको 395 के 95 आपको करवाना है, ठीक। इसीलिए मेरा जो कर्तव्य है वो पूरा करेंगे। बस आपका एक काम रहेगा कि सुन लें एक बार, लेकिन इम्पोर्टेंट जो रहेगा उसमें उसको हम बता देंगे कि ये आपका इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपको इससे पहले हम बता दिए थे, भाग 1 में आ जाए तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ये इम्पोर्टेंट है आपका, ठीक है। तो फोर्थ का कोई ज़रूरी नहीं है। चलिए वही भाग 2 में आते हैं, नागरिकता में आते हैं। तो नागरिकता है कि फर्स्ट है संविधान का नागरिकता, ये सब है, इजी रहता है, इसका कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप नहीं करेंगे तो चलेगा। नेक्स्ट क्या है, 6 में आते हैं कि आर्टिकल 6 में बोल रहा है कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार है, ठीक है। पाकिस्तान से कोई भारत आता है तो उसका नागरिकता होना अनिवार्य है। और साथ बोल रहा है कि पाकिस्तान में जाकर मतलब प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार है, वो भी यदि पाकिस्तान में रहता है तो है अधिकार। लेकिन रूल था कि आप 1997 से पहले आ जाएं, आज़ादी के पहले, ये सब रूल है, ठीक है। तो आपको नागरिकता मिलेगी, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ की 8 में आते हैं। तो यहाँ पूछ लेगा भाग अनुच्छेद 6 और 7। तो 6 में पाकिस्तान से जो भारत आ रहे हैं और उनको नागरिकता मिल चाहते हैं तो मिल जाएगी आपको। जो पाकिस्तान से भारत से पाकिस्तान चल गए वो 7 में है। 8 है कि भारत के बाहर रहने वाले, ठीक है, कोई अभी देश विदेश में रहते हैं, अमेरिका, न्यूजीलैंड, कहीं भी, पाकिस्तान छोड़कर, पाकिस्तान हो अब, लेकिन कहीं भी कोई भी देश में रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार है, ठीक है, वो भी अधिकार उनको रहेगा। लेकिन नेक्स्ट यहाँ है विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का न होना, मतलब 9 पे तो इम्पोर्टेंट नहीं रखा गया है। 10 पे आते हैं आर्टिकल कि नागरिकता के अधिकारों को बनाए रहना है आपको। अब और 11 क्या बोल रहा है कि संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय किया जाता है, ठीक है। तो इससे यही है कि ज़्यादा नहीं है। भाग 2 में आपका 9 10 ये सब छोड़ सकते हैं, ठीक है। 5 से 11 तक तो 8 5 भी ठीक है, 6 7 8 काफ़ी है। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं। अब आते हैं
मूल अधिकार इससे भी आते हैं प्रश्न आपके मौलिक अधिकार से। तो भारत जो शुरुआत है वो आपको उसी का रहता है, परिभाषा रहता है, नागरिकता हो गया या फिर मौलिक अधिकार हो गया। 13 क्या बोल रहा है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, तो ये सब नहीं आते हैं। तो आपको डायरेक्ट जो है ना 14 से आएगा, ठीक है। समता का अधिकार से आएगा, स्वतंत्रता का अधिकार, बहुत सारे जो इतने अधिकार हैं वहां से आते हैं। तो इसमें आपसे कम चांस है, 12 और 13 नहीं पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ समता का अधिकार से शुरू करते हैं, जो आपके लिए यहाँ से ही सवाल जो है आते हैं, ठीक है। तो समता का अधिकार है विधि के समक्ष, आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समता। 15 क्या है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या धर्म के स्थान पर विभेद का प्रतिषेध, आर्टिकल 15 में, ठीक है। वही आर्टिकल 16 में आता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, 17 में अस्पृश्यता का अंत और 18 में उपाधियों का अंत। नेक्स्ट आते हैं स्वतंत्र अधिकार आता है, आर्टिकल 19 से लेके आपके 22 तक। तो पूछ लेता है कि 14 से 18 जो आपका क्या है, तो इस समता का अधिकार है, ठीक है। वही 19 से 22 आपका हो जाएगा स्वतंत्र का अधिकार। शोषण के विरुद्ध आपका कब से है, तो 22-24 आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आपका 25 से 28 तक है, ठीक है। ये सभी आपसे पूछ लेते हैं। तो अब स्वतंत्रता का अधिकार में आते हैं आपका 19 से लेकर 22 तक। चलिए, तो 19 में है कि बोलने का अधिकार आपको है, कहीं भी के प्रेस का अधिकार, बोलने का अधिकार, भाषण देने का अधिकार आपके आर्टिकल 19 में आते हैं, ठीक है। आर्टिकल 19 में क ख सब दिया हुआ है, इम्पोर्टेंट है, तो आप देख सकते हैं। वही 20 है आपका अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। यदि आप अपराध किए हैं तो आपको जो है अपना अपराध को यदि आप दोष सिद्ध करना चाहते हैं तो उसके लिए आर्टिकल 20 है आपका। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण 21 में है। 21 के क्या शिक्षा का अधिकार है, और 22 आर्टिकल में आता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी का निरोध में संरक्षण आता है, 22 में आता है, ठीक है। चलिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आर्टिकल 23 और 24 है। तो 23 है मानव के दुर्व्यापार और बालात श्रम का जो है प्रतिशत शोषण के विरुद्ध करना, मतलब कि बालकों के साथ काम ज़्यादा करने के लिए कहा गया है। और 24 में आपके कारखानों और बालकों में नियोजन का प्रतिशत, मतलब ज़्यादा काम नहीं कराएंगे, एज रहता है आपका 6 साल से ऊपर से, ठीक है। अब है आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से 28 तक आते हैं। तो 25 में क्या बोल रहा है कि अंतः कारण कि कोई धर्म के अबाध रूप में मानने, आचरण, प्रचार करने की स्वतंत्रता आपको, आप अपने धर्म की प्रचार कर सकते हैं। मुस्लिम हो या हिंदू, मुस्लिम, सिख, जो है अपने धर्म के प्रचार आप कर सकते हैं, कोई इसमें रोक टोक नहीं है, ठीक है। वही 26 है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, कोई कार्य उर्य में भी आप लगा सकते हैं, कोई इसमें प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। 27 बोल रहा है कि किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों एवं समुदाय के बारे में स्वतंत्रता है। और आर्टिकल 28 है कि कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा एवं धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में जो है स्वतंत्रता रहेगी, मतलब कि आप कोई शिक्षा संस्थाओं में जाते हो धर्म के बारे में ये जो है अपना उपस्थित होने के बारे में रहेगा, वो आपको अधिकार है। तो वो 28 में बोला जा रहा है। चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट 29, 30, ये सब लास्ट है आर्टिकल, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है। वही आपका जो है यहाँ संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है। तो आज बता देते हैं कि थोड़ा अभी बीमार है, सर्दी बुखार है, लेकिन बैठे बैठे क्या करना है, इसलिए सोचेंगे पढ़ा देते हैं एक आर्टिकल को, आज कंप्लीट कर ही देते हैं। बहुत सुबह से जो है, इसलिए सोचे कि आज कुछ ना कुछ कर दिया जाए, बैठे बैठे क्या करें, ठीक है। तो थोड़ा पढ़ाने में प्रॉब्लम ही हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, एक लेसन भी कंप्लीट हो जाएगा एक दिन में तो काफ़ी रहेगा। जो टाइम के अनुसार है वो पूरा कंप्लीट कर ही देना चाहिए। तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, ये आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। और आर्टिकल 30 में आपका आता है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, आप का अधिकार है, आप स्थापना करके पढ़ा सकते हैं, ये सब कोई रोक टोक नहीं होगा, ठीक है। व्यक्ति आर्टिकल अभी बंद कर दिया गया है, उसको जो है आगे बढ़ाएंगे। जो भीमराव अम्बेडकर ये सब जो है आगे तो सब कहानी होगा, इसका टेंशन आपको लेना नहीं है, ठीक है। बस मेरे चैनल से जुड़े रहिए और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो 31 के कुछ कख हैं, ये सब नहीं आएंगे ज़्यादा, तो बेकार है।
चलिए आपको ये बताते हैं कि संवैधानिक उपचारों का अधिकारी आर्टिकल 32 में आता है। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारियों की प्रवृत्ति कराने के उपचार है। और वही बात करें 33 आर्टिकल क्या है, तो इसमें क्या है कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि के लागू होने में उपरांतर करने की संसद की शक्ति है। तो आपके ज़्यादातर 32 पूछ देते हैं। तो 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है आपके आर्टिकल 32 है, उससे फिर 33 34 ये सब नहीं पूछते हैं, डायरेक्ट आपका जो है भाग 4 पे आ जाते हैं। ठीक है, भाग 4 आपका राजनीति निदेशक तत्व। तो इससे भी प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन जान लेते हैं, जानने में क्या जा रहा है, आपके लिए भी सही रहेगा। ठीक है। तो आर्टिकल 4 है तो राजनीति निदेशक तत्व। 36 आपका जो है राजनीति निदेशक तत्व की परिभाषा है, तो इसको हटा ही देते हैं। ऐसे तो आपको जैसे कि भाग 4 से कम ही आता है, लेकिन चलिए जानते हैं। आर्टिकल 37 इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना होता है। और इसमें क्या है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। ठीक है, तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट आपका रहेगा 40 आर्टिकल 40 भाग 4 में आता है, जो ग्राम पंचायतों का गठन। ठीक है, कुछ दशाओं में काम शिक्षा आर्टिकल 41 में आता है, लोक सहायता पाने का अधिकार है। वही बात करें कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि, ये सब 43 में आता है। और यह 44 भी आपका इम्पोर्टेंट है कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। ठीक है, 45 आर्टिकल क्या है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान, ये आर्टिकल 45 में। इससे पहले आपको जो समानता शिक्षा का था 23-24 शोषण के विरुद्ध, उसमें भी बताया गया था। आर्टिकल 46 है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। कृषि और अनुपालन संगठन, ये आपका सही रहेगा आर्टिकल 48। ठीक है, और पर्यावरण 48 का में क्या है, पर्यावरण से संरक्षण तथा संवर्धन, वन तथा वन्य जीव की रक्षा करना 48 के क में रहेगा। तो नीचे कुछ कुछ सही सही है जो आपके भाग 4 से भी पूछ लिए जाते हैं। 49 है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं का संरक्षण करना है। यदि आप किसी भी राज्य जगह में और आपके पास कोई स्मारक है तो उसकी देखभाल आप करेंगे। 50 आर्टिकल है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। और आर्टिकल 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। ठीक है, तो ये आपका पूरा भाग 4 कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं भाग 4 का जो मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य 51 के में आता है। ठीक है। भाग 5 में आगे संघ, कार्यपालिका, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, जो मेन इंपॉर्टेंट यही रहता है आपका, यहाँ से बहुत ज़रूरी है, कन्फ्यूजन आपका हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो थोड़ा धीरे धीरे करेंगे, थोड़ा सर्दी है इसलिए, तो पहले ही बता देते हैं। तो कहीं कहीं कुछ आपको डाउट हो तो कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, और चलिए तो आप बात है कि आर्टिकल के बाद पहले बता दें कि यदि आप बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हो, या एसएससी की तैयारी कर रहे हो, या रेलवे की तैयारी कर रहे हो, या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, या फिर बिहार एसएससी किसी भी क्षेत्र में, आर्टिकल है कि एक न एक आता ही है। ठीक है, लेकिन ये नहीं पता रहता है कि क्या पूछता है, एक का पूछता है कि 100 का कि 150 का। तो इसीलिए इसको हम कंप्लीट कर रहे हैं ताकि आप आराम से, जितना लंबा वीडियो रहेगी कोई बात नहीं, आधा आधा करके आप देख लें। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार जरूर इसको देखें ताकि आपको आराम से याद हो सके। ठीक। जो इम्पोर्टेंट नहीं रहता वो तो हम पढ़ा भी नहीं रहे। तो आज तो थोड़ा स्लो होगा, लेकिन क्या करें, मैं साउंड स्पीकर लगा के जरूर सुने आप लोग। नेक्स्ट आर्टिकल कहाँ है, आते राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, भाग 5, जो यही बहुत लंबा, उसके बाद सब हो जाएगा, इसको याद करते हैं। तो वो आर्टिकल 52 है, भारत का राष्ट्रपति होना चाहिए। ठीक है, 53 में क्या बोल रहा है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, मतलब राष्ट्रपति की शक्ति की बात हो रही है 53 में। 54 में है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन। आर्टिकल 55, वो आर्टिकल बार बार नहीं बोलेंगे, 55 56 नहीं बोलेंगे। 55 में राष्ट्रपति का निर्वाचन की रीति
56वें राष्ट्रपति की पदावधि, 57वें पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, ठीक है। वही 58 की बात करें तो राष्ट्रपति निर्वाचित होने की अर्हताएं जो है आपके 58 में है। राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें जो रहती है, शर्तें जो देते वो है आपके 59 और 60 में राष्ट्रपति का शपथ। आर्टिकल 61 है आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, और 62 है राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि, ठीक है। चलिए भारतीय तो यहाँ 62 तक आपका जो है हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो राष्ट्रपति ज़्यादा नहीं था, 52 से 62 था बस, जिसमें कि आपको शपथ ये सब याद कर लेना है। चलिए 63 आते हैं। 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पद सभापति होगा, 64 में बोल रहा है। वही 65 बोल रहा है कि राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के लिए रहेगा। तो ये आपके 65 में बोल रहा है कि राष्ट्रपति के पद पे जो है कोई कुछ राष्ट्रपति जी को हो जाता है, ठीक है, यदि वो नहीं आते हैं कारणवश, तो उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, ठीक है। ये 65 में बोल रहा है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन 66। उपराष्ट्रपति की पदावधि जो है पद वो है आपकी 67 है। उपराष्ट्रपति के पद में कोई रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन के समय आकस्मिक रिक्ति को भरने के निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। 69 क्या बोल रहा है कि उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ, ठीक है। 70 में है कि अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति की कृतों का निर्वहन। 71 में बोला राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विषय। 72 है क्षमा आदि कुछ मामलों में दंडादेश, निलंबन, परिहार या लघुकरण के ऊपर राष्ट्रपति की शक्ति, ठीक है। वही 73 बोला संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। ये 73 में आपका जो है बता रहा है, ठीक है। 74 पे आते हैं मंत्रिपरिषद। थोड़ा चलिए यही मंत्रिपरिषद है कि 74 आर्टिकल 74 है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, वो आपके 74 में बोला गया है कि। और है 75 है कि मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध है, ठीक है। 30 तो नहीं आएंगे, लेकिन 74 आपको याद करना है सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अब यहाँ आते हैं भारत का महान्यायवादी जो आर्टिकल 76 में आता है, ठीक है। वही सरकारी कार्य का संचालन अनुच्छेद 77 है कि भारत सरकार के कार्य का संचालन होना चाहिए। ये आपका है 78 है कि राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य जो है वो आपका आर्टिकल 78 में है, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट यहाँ बात कर देते हैं अब 29 जो संसद है वो अवधारणा से आते हैं। तो 29 में क्या बोल रहा है कि संसद का गठन होना चाहिए, और 80 बोल रहा है राज्यसभा की संरचना, और वही 81 है मतलब कि 79 संसद है, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा है, और 82 तो तीनों आपका इंपॉर्टेंट है तो सही रहेगा, ये तीनों याद करना है। 79 है, 80, 81। 82 के प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। 83 83 बोला है कि संसद के सदनों की अवधि, ठीक। वही 84 बोला है कि संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। 85 क्या है संसद के सत्र, सत्रावासन और विघटन। तो ये सब इम्पोर्टेंट इतने नहीं रहते हैं, लेकिन आपके 80 81 बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। 86 में है कि सदनों में अभिभाषण का और उनके संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार है, ठीक है। मतलब सदनों में जो अभिभाषण होगा उसका संदेश जो भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार है। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण 87 है। वही नेक्स्ट क्या बात करते वही 88 है कि सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार है, ठीक है। और राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण 87 है। चलिए वही आर्टिकल संसद के अधिकारी अनुच्छेद 89 में आते हैं कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति है, 89 में ये बोला गया है। वही 90 है कि उपसभापति का पद रिक्त होना, ये सब पद से हटाया जाना है उपसभापति, ये आपके 90 में आ जाएंगे, ठीक है। और तो ये सब सही रहेगा संसद के जो सभापति होते हैं, ठीक है। वही 91 है कि सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति अन्य व्यक्ति की शक्ति, ये आपके 91 में है। 92 क्या है कि जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तो उसका पीठासीन नहीं होना,
ये आपके 92 में है। 93 बोल रहा है कि लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष होगा, ये 93 बोल रहा है, तो ये सब इम्पोर्टेंट है। और 94 है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, ठीक है, रिक्त पद की बात यहाँ कहा जा रहा है कि पद से हटाए जाने की बात हो रही है, तो ये अध्यक्ष उपाध्यक्ष की 94 है। 95 क्या है कि अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति। वही बात 96 की करते हैं कि जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प है तो उसका पीठासीन नहीं होना है, ये बोल रहा है 96 में। 97 बोल रहा है कि सभापति और उपसभापति और तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन और भत्ते की बात इसमें कर रहा है, ठीक है। ठीक है, एक बार आप बता दें कि 90 यहाँ देख सकते हैं आप 89, इसमें राज्यसभा के सभापति उपसभापति की बात किया गया 89 वही 89 में और 90 में उसके पद से हटाने की बात की गई है, और 90 में और 91 में सभापति के कर्तव्यों के पालन के बारे में बताया गया। लेकिन यही बात करें कि लोकसभा में 93 से आ जाएं तो लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की बात की गई है, और 94 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष की पद की रिक्ति की बात की गई है, और कर्तव्य का पालन 95 में किया गया, कौन, लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में, ठीक है। तो और 97 में क्या बोल रहा है कि सभापति और उपसभापति और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन और भत्ते 97 में है, दोनों को जोड़ दिया गया है। संसद का सचिवालय 98 में है, तो यहाँ आपका 900 कंप्लीट होने वाला है। 99 में है कि सदस्यों का शपथ जो है ना, सदस्यों का शपथ जो है 99 में है। और 100 में क्या है कि सदनों में मतदान रिक्तियाँ होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति, ये 100 में है। चलिए, तो यहाँ 100 तक आपका जो है हो चुका है। और इसमें 99 कुछ 85 86 सब इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन 90 से आपका इम्पोर्टेंट है। चलिए 99 100 आपका इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए 101 में आते हैं कि 395 तो नहीं याद रहने वाला है, लेकिन फिर भी हमको बता देते हैं आपको कि इसके बाद फिर MCQ होगा। तो MCQ से फिर कुछ जो क्वेश्चन आएंगे प्रीवियस ईयर, कुछ रहेंगे आपके जो SSC रेलवे किसी भी क्षेत्र में जो पूछे गए वो रहेंगे, तो इससे पता चलेगा कि किससे ज़्यादा जो है प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। चलिए 101 है कि स्थानों का रिक्त होना, सदस्यों की निहत्ता, ये सब नहीं आएंगे लेकिन जान लेते हैं, और सर्दी के कारण थोड़ा समझ लेंगे, फिर भी बोल दे रहे, ठीक है। तो सदस्यों की के लिए निहत्ताएं 102 में है, सदस्यों की निहत्ताओं से संबंधित प्रश्नों का निश्चय, ठीक है। अब यहाँ बोल क्या रहा है कि संसद और उसके सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ पे आते हैं, तो जैसे कि अनुच्छेद अब 105 है। 151 तक आपका पूरा संघ से रहेगा, इसीलिए बोल रहे हैं संघ से ही सब कुछ आने वाले हैं। तो 105 क्या बोल रहा है कि संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ जो है 105 में है संसद के लिए, और संसद के सदस्यों का वेतन भत्ता 106 में है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, एक सदन की बात की गई है, लेकिन 101 2 4 इंपॉर्टेंट नहीं है। विधायी प्रक्रिया में आते हैं, विधेयकों का पुनर्स्थापन पारित किए जाने के संबंध में है 107। वही 108 क्या है कि कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है। 109 है धन विधेयकों के संबंध में है 109। 110 है धन विधेयक की परिभाषा 110, ये आपके आते हैं। चलिए वही 111 विधेयकों की अनुमति। चलिए यहाँ 112 पे आते हैं, वित्तीय विषयों के संबंध में। तो 112 क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण। 113 की संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया 113 है। विनियोग विधेयक 114 है, तो ये आपको सही है, ठीक है। 115 आपका है अनुपूरक अतिरिक्त अधीन अनुदान। 116 लेखा अनुदान जो है आपके यहाँ है, और 117 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। साधारणतः प्रक्रिया की यहाँ बात करें तो प्रक्रिया का नियम 118 है। 119 है संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया या विधि द्वारा विनियमन। 120 में बात करें कि संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा आपके हैं 120 से, और 121 है संसद में चर्चा पर निर्बंधन, ठीक है। वही चलिए नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं 123 में आते हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ से भी आते हैं प्रश्न। तो
यहाँ 123 बोल रहा है कि संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। तो ये सब आएंगे नहीं, लेकिन फिर भी आपको एक रूप में बताया जा रहा है, ठीक है। संघ और यहाँ न्यायपालिका है 124 उच्चतम न्यायालय से, इस सब से प्रश्न आएंगे, तो इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। 124 से आपको इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो क्या 124 की उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन 124 है। 124 के क्या है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, ठीक है। 124 कक्षा में है कि आयोग का कृत्य होगा, और 124 के गब बताता है कि विधि बनाने की संसद की शक्ति रहेगी, ठीक है। 125 है आपका न्यायाधीशों की वेतन, वेतन के बारे में बात है, क्या है वो उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश रहते हैं उनके वेतन 125 में है। कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति 126 आर्टिकल में आते हैं। और वही बात करें तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति 127। 128 क्या है कि उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। चलिए 129 पे आते हैं कि उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। 129 है। 130 है उच्चतम न्यायालय के स्थान। वही 131 की हम बात करें कि उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिकता 131 है, ठीक है। और बात करें 132 कि कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता है, मतलब कि कुछ मामलों में उच्च न्यायालय से अपील करते हो तो उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता रहती है, वो उसके बारे में है। अब 133 पे आपको क्या बोल रहा है कि उच्च न्यायालयों से सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता। 134 पे बातें हैं, तो ये सब आर्टिकल आते नहीं है, लेकिन जान लें कि 134 आर्टिकल क्या है कि दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता है। मतलब 100 आपका जो है यहाँ 24 से लेकर अभी 34 तक जो है आप समझ जाएं कि उच्चतम न्यायालय से ही यह भी संबंधित है, ठीक है। 126-36 की यहाँ बात कर लें तो अपील के लिए उच्चतम न्यायालय का विशेष इजाजत। 137 है निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन। 138 में है कि उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि। वही 139 बोल रहा है कि कुछ रिट निकालने की शक्तियाँ का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना, ठीक है। और 149 की क्या है कुछ मामलों का अंतरण, ये सब नहीं है। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं कि चलिए यहाँ बात का नियंत्रक महालेखा परीक्षक से भी यहाँ प्रश्न जो है ये सब आते हैं, तो ये सब आपके लिए बहुत बहुत जरूरी रहेगा। और ये आपको जो है फुल एक बताया जा रहा है 395, लेकिन इसमें बहुत जो है ऐसे आर्टिकल हैं जो आपको याद करने लायक नहीं है, ठीक है। तो 148 से भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा, ये आपको जो है ये सही है। महालेखा जो है नियंत्रण महालेखा परीक्षक की कर्तव्य शक्तियाँ 139 में है। और 150 में है कि संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप और संप्रेक्षा प्रतिवेदन 151 में है। लेकिन चलिए भाग 6 में आते हैं जो राज्य का थी किया गया है, वो संघ था और अब है राज्य। तो 152 में क्या है परिभाषा है, राज्य का परिभाषा है। 153 में आते हैं राज्यों से संबंधित जितने भी रहेंगे राज्य में, मतलब कि राज्य के राज्यपाल मुख्यमंत्री जो है सब अब देखते हैं 152 से। तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे कि भाग जो है 5 में आपका 51 से लेकर जो 151 तक रहा है, उसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, लेकिन हाँ 51 आपका रहा है। उसके बाद 51 से लेकिन 90 तक आपका इम्पोर्टेंट 80 तक रहा, फिर उसके बाद 90 से आपके रहा 100 तक, फिर उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं रहा। अभी जो अभी आ गया 133, तो 124 से आपका इम्पोर्टेंट था, 124 से लेकर 30 तक मान के चल सकते हो, उसके बाद इम्पोर्टेंट नहीं कोई। फिर आपका ये लास्ट में आपका फिर रहा 148, 49, 50, ठीक है। तो याद करना आसान है, बस तोड़ तोड़ के याद करेंगे तो और सही रहेगा। जैसे कि राज्यपाल में आ जाते हैं, मतलब राज्य पे आ गए हैं भाग 6, तो उसमें कौन इंपॉर्टेंट है इसके बारे में जानते हैं। सब पढ़ने की ज़रूरत है नहीं है, बेकार रहता है सब पढ़ना नहीं। तो चलिए यहाँ फिर अब 153, ठीक है। 53 है राज्यों के राज्यपाल का अनुच्छेद, आर्टिकल 153 में है राज्यों के राज्यपाल का जो है विवरण दिया हुआ है। तो राज्यपाल ये सब आपका जो है यहाँ से शुरू हो जाएगा 153 से। 154 है आपका राज्य की कार्यपालिका शक्ति, मतलब राज्यपाल की जो है कार्यपालिका शक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति 155 में है। राज्यपाल की पदावधि जो 156 है, ठीक है।
वही 157 है, राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं होनी चाहिए, पर राज्यपाल के पद के लिए जो शर्तें हैं वो आपका 158 है। 159 में क्या है कि 159 जो है आपका राज्यपाल द्वारा शपथ। 160 है आपका कि कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल की कृतियों का निर्वहन। 161 है कि क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन। ठीक है, राज्यपाल की शक्ति का जो है क्षमा इस सब के लिए है। 162 है कि राज्य के जो कार्यपालिका शक्ति का विस्तार 162 में दिया गया है। चलिए अब मंत्री परिषद में अब आते हैं जो 163 64 है। तो मंत्री परिषद में 163 में कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए जो है एक मंत्री परिषद होगी। ठीक है, 164 में क्या है कि मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध जो है वो 164 में है, और राज्य का महाधिवक्ता 165 में आता है। तो ये सब आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, राज्य का महाधिवक्ता। सरकारी कार्य का संचालन के यहाँ वर्णन करें। 166 राज्य की सरकार के कार्य का संचालन और राज्यपाल को जानकारी देने आदि संबंध में मुख्यमंत्री का जो कर्तव्य रहता है कि राज्यपाल को कुछ जानकारी देना हो तो मुख्यमंत्री जो कर्तव्य है उसका 167 में विवरण दिया गया है। ठीक है, चलिए अब विधानमंडल उससे भी आप जो देख लेते हैं, क्योंकि राज्यपाल 167 से आपका हो चुका था। तो यहाँ अब है विधानमंडल, राज्य के जो विधानमंडल है उससे भी प्रश्न आते हैं। प्रश्न के बाद ये आर्टिकल की बात है, तो याद करने का है कि राज्य का विधानमंडल जब रहेगा, विधानमंडल राज्य का हो गया तो अब 168 से आप तुक्का लगा सकते हो। जैसे कि माने कि राज्यों के में एक विधानमंडल का गठन किया जाएगा, आर्टिकल 169 में है। ठीक है, माना कि ये आपको दे देता है आर्टिकल 168। ठीक, और ऑप्शन में आपका 68 रहेगा, फिर 58 रहेगा, फिर 50 रहेगा। तो आपको याद होना चाहिए कि 168 के जो बाद है वो आपका राज्य का विधानमंडल से है। ठीक है, हाँ, यदि फिर अब लगता है आपको 168 769 इससे दे देता है तो कन्फ्यूजन होने का चांस है, लेकिन नहीं है तो फिर याद रखेंगे। ठीक है, 168 के बाद जो रहेगा वो राज्य का विधानमंडल। तो और जान लेते फिर पूरा जानने के लिए कि 169 में राज्यों में विधान परिषद का भी सृजन होगा। ठीक है, 167 विधानसभाओं की संरचना, विधान परिषद की संरचना 171 में है। ठीक है, वही 172 है कि राज्यों के विधानमंडलों की अवधि है। 173 है कि राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हताएं होनी चाहिए। 174 में कि राज्य के विधानमंडल के 17 विघटन के बारे में बताया गया है। वही 175 है कि सदन या सदनों में अभिभाषण का जो और उनके संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार है। 176 है कि राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, और 177 में क्या है कि सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ताओं का अधिकार है। ठीक है, वही नेक्स्ट करते हैं राज्य के विधानमंडल के अधिकारी। जैसे 178 में विधानसभा का एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होगा, तो ये 178 में बोला गया है। तो ये सबसे प्रश्न आते हैं। 169 में है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद के रिक्त होना। ठीक है, पद से हटाया जाना, ये सब जो है खाली पद, ये 169 में बोला गया है। 180 में क्या है कि अध्यक्ष के जो है पद या कर्तव्य का पालन करना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 181 कि जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है, उसका पीठासीन नहीं होना है। ये आपका 181 में है। 182 है कि विधान परिषद का सभापति और उपसभापति होगा विधान परिषद में। 182 से यहाँ शुरू कर दिया गया है। 183 है कि सभापति मतलब विधान परिषद में जो सभापति उपसभापति हैं का पद का रिक्त होना। ठीक है, 184 में बोल रहा है कि सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करना है। नेक्स्ट है 185 पे आते हैं। 185 आर्टिकल है कि जब सभापति या उपसभापति के पद से हटाने का कोई भी संकल्प विचाराधीन हो। 186 में क्या है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सभापति और उपसभापति का वेतन भत्ते दोनों के बारे में बताया गया है, दोनों अध्यक्ष की और सभापति के वेतन भत्ते के बारे में। अब 187 में राज्य के विधानमंडल का सचिवालय। ठीक है, मतलब विधानमंडल की जो चर्चा की गई है 187 में की गई है। चलिए नेक्स्ट क्या बात अब करते हैं, 188 पे आते हैं। ठीक है, 188 का भी जो है प्रश्न आपका इसमें रहता है, जबरदस्त रहता है। यहाँ 188 है कि सदस्यों द्वारा शपथ या मतलब कि सदस्यों के द्वारा शपथ की यहाँ बात की गई है। ठीक है, कार्य संचालन में अब सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति है 189 में।
190 में क्या है कि सदस्यों की जो है स्थानों के रिक्त होना, खाली पद होना, और सदस्यता के लिए जो है निरहताएँ हैं, इसमें 191 में है। तो राज्यसभा विधानसभा की यहाँ जो है बात की गई थी, ठीक है। तो विधानसभा के जो सब सदस्यों की संबंधित प्रश्न का ये जो है विनिश्चय 192 में है। तो ये सब नहीं बात करते हैं, आगे चलते हैं जो इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा बढ़ा देंगे तो आपको भी मन नहीं लगेगा, बेकार बेकार ये सब है। 154 में आते हैं कि विधान मंडलों के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ 194 में है, और विधान मंडलों के वेतन भत्ते 195 में है, ठीक है। अब विधायी प्रक्रिया क्या है कि 196 में कि विधेयकों को पुनर्स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में है। 197 में आपका धन विधेयकों से संबंधित है, ठीक है। विधान परिषद की शक्तियाँ धन विधेयकों से 198 में है। आर्टिकल 198 की धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया है। 199 है धन विधेयक की परिभाषा 199 पे दी गई है, और 200 विधेयकों पर अनुमति। अब वही 201 क्या है कि विचार के लिए आरक्षित विधेयक वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया अनुच्छेद 202 में आते हैं। तो वार्षिक वित्तीय विवरण जो है वित्तीय विषय पैसे में, तो वार्षिक वित्तीय विवरण आर्टिकल 202 में है। वही 203 क्या है विधानमंडल में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया है, 203 में है, ठीक है। 204 है विनियोग विधेयक है, और 205 में है कि अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान विधानमंडल की, और लेखानुदान जो है ये सब आपके 206 में है, और 207 में वित्त विधेयकों के बारे में है। चलिए 208 पे आते हैं। यह बता रहा है विधान जो है 208 आपका वित्तीय पर प्रक्रिया के नियम है, और राज्य के विधानमंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनिमय, ये 209 में है। 210 में विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा है, और 211 में एक विधानमंडल में जो चर्चा पर निबंध है, और 212 में कि न्यायालय द्वारा विधानमंडल की कार्यवाहियाँ की जांच न किया जाना, ये सब 212 में है। चलिए हम नेक्स्ट क्या बात करते हैं कि राज्यपाल की विधायी शक्ति 213 में है। क्या है कि विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति होगी, 213 में है, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं राज्यों के उच्च न्यायालय की बात करते हैं, ये किस आर्टिकल में आते हैं, तो ये आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। जैसे कि 214 से जो है उच्च न्यायालय शुरू हो जाता है, तो आपको देखना पड़ेगा, एक बार से तो याद होने वाला भी नहीं है, ये पक्का है। तो आप ठीक है, यही बात करते हैं 214 राज्यों के उच्च न्यायालय में, तो राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगी 214 में। 215 में आर्टिकल में क्या है कि उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना, ठीक है। 216 में उच्च न्यायालयों का गठन और राज्य, यही बात करते हैं उच्च न्यायालय। 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो है पद की शर्तें जो है ये 217 में रखी गई है। उच्च न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालय में लागू होना 218 में है। तो 200 या 14 से जो शुरू होगा आपको उच्च न्यायालय पे ही क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये सब आपको थोड़ा याद रखने लायक है कहाँ से क्या शुरू हो रहा है। 219 क्या है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा शपथ। वही 220 आर्टिकल है कि स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व सराय पर निर्बंध है। वही बात करते हैं 221 की कि न्यायाधीशों की जो है वेतन के बारे में बताया गया है 221 में, ठीक है। तो अब चलिए 222 पे आते हैं कि किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय के अंतरण। आर्टिकल 223 है कि कार्यवाही मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। न्यायमूर्ति की नियुक्ति जो होती है कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति 223 में है। 224 क्या है कि अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति को 224 में रखा गया है, ठीक है। 225 की यहाँ बात करते हैं कि 225 में विधान उच्च न्यायालय की अधिकारिता। वही 226 है कि कुछ रीट निकालने की उच्च न्यायालय की जो शक्ति होती है वो आपके 226 में है, ठीक है। 227 में है कि सभी न्यायालयों के अधीक्षण की एक उच्च न्यायालय की शक्ति होगी, ये 227 में दिया गया है। 228 है कि कुछ मामलों में उच्च न्यायालय का अंतरण, ये सब 228 है। तो ज़्यादा ये करने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
मेन जो रहता है मेन मेन टॉपिक में, जैसे उच्च न्यायालय की शक्ति या शपथ, यही सब रहता है, ज़्यादा कुछ इसमें पूछता नहीं है। ठीक है, और ये उच्च न्यायालय की राज्यों क्षेत्र में विस्तार जो है वो 230 में है। और उच्च न्यायालय की बात करें, उच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवक की 229 में रखा गया है। आर्टिकल 231 क्या है कि दो या उससे अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना होगी, जो ये रहता है, आपको पता ही होगा। ठीक है, और 232 अभी बंद है। चलिए आते हैं अब अधीनस्थ न्यायालय में आते हैं। जिला न्यायाधीश, तो आपको पता ही होगा, जिला में भी सिविल कोर्ट आप बोल सकते हो, या जिला में जो न्यायालय है उसके बारे में 233 से यहाँ दिया गया है। यदि आपको अंदाजा भी लगाना होगा तो कंफ्यूजन नहीं होना। 233 के बाद जो रहेगा आपका ये आपका जो है अधीनस्थ न्यायालय जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ 233 दिया हुआ है। 233 का जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। 233 के क्या है कि कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके द्वारा किए गए निर्णयों आदि विधि मान्यकरण। वही चलिए बात करते हैं कि 234 न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों के विभिन्न व्यक्तियों की भर्ती के बारे में बताई गई है 234 में। वही 235 की यहाँ बात कर लेते हैं कि अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण जो रहेगा वो 235 रहेगा। और जो है निर्वाचन, जो न्यायालयों के निर्वाचन वो 236 रहेगा। कुछ 237 है कि कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इसका अध्याय उपक्रम पर लागू होना 237 है। ठीक है 238 नहीं याद करने लायक है। आप लोग पढ़ाते पढ़ाते कंठ थोड़ा पानी पी लेते हैं ताकि आप लोग को भी आराम से कर सकें। बस मेरे चैनल से आप लोग जुड़े रहें। ठीक है, 239 क्या है, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन जो है ये 239 में इसका वर्णन जो है किया गया है। चलिए 239 के का आगे, तो इसमें क्या है कि कुछ संघ राज्य क्षेत्र के लिए स्थानीय विधान मंडलों या मंत्री परिषदों का दोनों का सृजन। 239 के का डबल का है, तो दिल्ली के संबंध में बताया गया है। 239 के ख है, संवैधानिक तंत्र में विफल हो जाने की दशा में उपबंध के बारे में कहा गया है। ठीक है, 240 पे आते हैं डायरेक्ट कि कुछ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम प्रणाली की राष्ट्रपति की शक्ति। 241 है कि संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय जो रहेगा ये 241 में है। चलिए भाग 9 में आते हैं, पंचायत। तो आपको 8 से सब चल गया होगा, पंचायत से भी बहुत प्रश्न आते हैं। ये सब नहीं आएंगे तो कहाँ से आएंगे, बस फिर इसको पूरा कंप्लीट करना है, फिर आपको रिवीजन करते जाना है। और पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को तो हम बना रहे हैं, लेकिन पता नहीं अभी क्या हो रहा है कि लिंक जो शेयर कर रहे हैं लेकिन वो खुद हो नहीं पा रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है। चलिए नेक्स्ट बात है, पंचायत में आते हैं। तो वही बात करते हैं अनुच्छेद अब 243। तो पंचायत की परिभाषा के बारे में इसमें बताया गया है। 243 के क में ग्राम सभा, 243 के ख है पंचायतों का गठन, तो 243 के ग है पंचायतों की संरचना, 243 का घ है स्थानों का आरक्षण। वही बात करते हैं कि 243 के अंगत जो दिया हुआ है ये पंचायतों की अवधि के बारे में बात की गई है। 243 का च है सदस्यों के लिए निहत्ताएं। ठीक है, 243 में 6 पंचायतों की शक्तियों के बारे में बताया गया है। और 243 की ज है पंचायतों द्वारा अधिरोपित करने की शक्तियाँ। ठीक है, वही 243 के झ में आते हैं कि वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन 243 में बताया गया है। वही 243 की यहाँ पंचायतों के लेखाओं की संप्रेक्षा के बारे में बताया गया है। 243 के ट क्या है, पंचायतों के लिए निर्वाचन की पद जो है क्रिया बताई गई है। चलिए यह बात 243 के ठ पे आते हैं। 243 बहुत सारे नहीं कि संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। 243 के ड में कि इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना। वही बात करें 243 की, यहाँ चलिए बात करते हैं कि 243 के ढ विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना। और 243 का न में है कि निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन। वही दोस्तों भाग 9 के क से आते हैं कि भाग 9 के क में आपका नगर पालिका है। भाग 9 में था आपका सिर्फ पंचायत और 9 के क में है नगर पालिका।
तो ये आर्टिकल 243 में ही आता है, तो इसमें त से शुरू किया गया है, जिसकी परिभाषा है नगर पालिका की परिभाषा है। वही 243 की थ है नगर पालिकाओं का गठन है। 243 का दम है नगर पालिकाओं की संरचना। ठीक है। 243 के ध है वार्ड समितियां आदि गठन। वही 243 के न स्थानों का आरक्षण। 243 के प में आता है नगर पालिकाओं की अवधि। 243 के फ है सदस्यों के लिए निहत्ताएं। 243 के ब में नगर पालिका आदि शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। 243 के भ नगर पालिकाओं द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति 243 के भ में है। 243 के म में आते हैं कि वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। 243 की यह क्या है, तो ज़्यादा पढ़ने की जरूरत आता नहीं है, इस सब पे हम बात नहीं करते। ठीक है, चलिए भाग 9 के ख आते हैं, सहकारिता समिति 243। 243 की यस यस लेके आपका जो है 201 ख सहकारिता समिति के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये सब ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ज़्यादा इसको लंबा लेके चले तो जो आपको बस इसमें क्या पूछता है हम बता देते हैं आपको कि भाग 10 में आ गए कि भाग 9 पे ले लिया कि 9 एक हो गया, 9 का हो जाएगा और एक ख ले लेते हैं। ठीक है, और दोनों का आर्टिकल 243 ही है, और 43 का से लेकर आपका ट से लेके यह तक, या से लेके यह तक ऐसे बांटा हुआ है। ठीक है, जिसमें कि भाग 9 का पहला में है आपका पंचायत, और 9 का क में है आपका नगर पालिका, और 9 के ख में ले लेते हैं आपको, तो ये आपका हो जाएगा सहकारी समितियां। कंप्लीट हो चुका है। फिर उसमें क ख ग या अलावा जुड़ा हुआ है, तो इतना नहीं आते हैं, तो उसको लंबा लेंगे आप भी पगला जाओगे। अनुसूचित जाति और जनजाति पे आते हैं भाग 10। 244 में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। 244 के कहा है कि असम के कुछ जनजाति क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाला एक स्वशासी राज्य बनाना। ठीक है, भाग 11 में आते हैं संघ और राज्य के बीच संबंध। तो भाग यहाँ विधायी संबंध है और विधायी शक्तियों का विवरण। 245 है, यहाँ चर्चा की गई है कि संसद द्वारा और राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार, ये आपका 245 है। 246 है कि संसद द्वारा और राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु। वही 246 के कह है कि माल और सेवा कर के संबंध में विशेष उपबंध है। वही 247 है कि कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति। 248 है कि अवशिष्ट विधायी शक्तियां। 249 है कि राज्य की सूची में विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। 250 में आते हैं कि यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची में के संबंध में विधि बनाने के संबंधी संसद की शक्ति यहाँ दिया हुआ है। 250 में क्या दिया हुआ है 251 में कि संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन बनाई गई विधियाँ। तो वही 292 क्या है कि दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना। वही 253 बोला गया है कि अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान है। 254 पे आते हैं कि संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की असंगति। 255 की सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया के विषय में मानना। चलिए यहाँ बात करते हैं 256 कि राज्यों की और संघ की बाध्यता 256 में है। 257 है कि कुछ दशाओं में राज्यों का संघ का नियंत्रण। ठीक है, 258 आर्टिकल क्या बोल रहा है कि कुछ दशाओं में राज्यों की शक्ति प्रदान करने की संघ की शक्ति, ये 258 में बोलता है। ठीक, 258 का क्या है कि संघ को कृत्य सौंपने की राज्यों की शक्ति होगी। वही चलिए जल संबंधी विवाद यहाँ 262 से शुरू करते हैं कि जल संबंधी विवाद आपका जो रहेगा नदी या नदी उदी की लड़ाई आप देख रहे होगे तेलंगाना या फिर
हैदराबाद की जो नदी लड़ाई रहती है वो आपका 262 में है। नेक्स्ट है कि राज्यों के बीच समन्वय, तो ये आपका 263 में है। चलिए भाग 12 में अब आते हैं। आपका 11 कंप्लीट हो गया। भाग 12 में क्या है, वित्त संपत्ति वाद विवाद जो होते हैं वित्त के लिए, उस पे ही बात की गई है। तो 264 है निर्वचन, 265 विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना, 266 भारत और राज्यों के संचित निधियां और लोक लिखे, ठीक है। 267 है आकस्मिकता निधि। नेक्स्ट है तो संघ और राज्यों के बीच राजस्वों का वितरण, 268 में आते हैं कि बता रहा है संघ द्वारा उद्गृहित किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क, 268 नहीं आपका निराशित किया गया है। तो जितने 365 जो आर्टिकल होते हैं आपके, ये बहुत ज़्यादा 95 तो ज़्यादा आते नहीं है, लेकिन मेरा जो है फर्ज है जो बोले हैं आपको पूरा पढ़ा देते हैं, लेकिन ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं आएगा उतना। 269 संघ और उद्गृहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर, 270 में है कि उद्गृहित कर और उनका संघ राज्यों के बीच का वितरण के बारे में बताया गया है, ठीक है। चलिए भाग 12 में जो है उसमें है जूट पर और जूट उत्पादों का निर्यात शुल्क के स्थान पर 273 पे यहाँ दिया गया है। 274 दिया है कि यदि ऐसा काला धन पर जिसमें राज्य हितबद्ध है प्रभाव डालने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति सिफारिश की अपेक्षा करेगी। 275 है कुछ राज्यों के संघ से अनुदान, ठीक है। और वही बात अब करते हैं कि 279 शुद्ध आगम आदि की गणना और माल और सेवा कर 279 का कम में रखा गया। वित्त आयोग 280 है और वित्त आयोग की सिफारिश से 281 में रखी गई है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। वही 282 है कि संघ और या राज्य द्वारा जो है अपने राजस्व के किए जाने का जो व्यय है वो आपका 282 पर है। और संचित निधियां जो है लोक लेखाओं में जमा धन राशियों की अभिरक्षा ये 283 में रखा गया है, ठीक है। वही 284 पे आते हैं कि लोक सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त वादकर्ताओं की जमा राशियों और अन्य धन राशियों की अभिरक्षा। 285 है कि संघ की संपत्ति को राज्य के कराधान से छूट रहेगी, 285 में दिया गया है। और 287 अब यहाँ ध्यान से देख सकते हैं कि विद्युत पर करों से जो छूट रहती है वो 287 आर्टिकल में यहाँ रखा गया है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है वही बताएंगे आपको, ज़्यादा नहीं। 288 आते हैं कि जल या विद्युत के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान के कुछ दशों में जो छूट रहती है जल और विद्युत के संबंध में उसमें रखी है, 288 आर्टिकल पे है। वही बात करते हैं कि यहाँ अब दिखाते हैं आपको पेंशन वालों के लिए जो व्यय और पेंशन के संबंध में जो होता है आपका 290 आर्टिकल में दिया गया है। और चलिए नेक्स्ट क्या बात करते हैं कि शासकों की निजी थैली या राशि के द्वारा निराशित है, ये सब अध्याय 2 उधार लेना, भारत सरकार द्वारा उधार लेना, राज्य सरकार द्वारा उधार लेना, इसके बारे में जान लीजिए। आर्टिकल 292 में भारत सरकार से आप कुछ लोन ये सब लेते हो या राज्य क्या, तो 293 में है, ठीक है। अब चलिए 94 आपको यहाँ देख लें कि क्या दिया हुआ है। 294 है कि कुछ दशाओं में संपत्ति जो हो गया आपके दायित्व जो है और बाध्यताओं का उत्तराधिकार, यही ये सब दिया हुआ है। मतलब कि संपत्ति संविधान अधिकार दायित्व जो रहता है वाद विवाद वो 294 में आपको दिया गया है। वही नेक्स्ट पे बात करते हैं आपका संपत्ति का अधिकार। यहाँ जो है जैसे कि आपको पता होगा संपत्ति के अधिकार को यहाँ लेते हैं भाग मौलिक अधिकार में जो था वो उसको हटाकर ये 300 की क्रम में जोड़ दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट भाग 13 में आते हैं। 13 में क्या है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर जो व्यापार ये सब होते हैं आवागमन ये सब के बारे में भाग 13 में है। मतलब 301 से शुरू होता है, लेकिन 301 से लेकर सब आपको नहीं बताएंगे, कुछ कुछ ही बताएंगे ताकि जो इम्पोर्टेंट है। 301 व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता ये आपकी है। वही 302 में क्या है कि व्यापार वाणिज्य और समागम पर निर्बंध अधिरोपित करने की संसद की जो शक्ति है ये इसमें बताई गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं 304 कि राज्यों के बीच व्यापार वाणिज्य और समागम पर निर्बंध बताया गया है। चलिए नेक्स्ट यहाँ भाग 14 को लेकर चलते हैं। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं की यहाँ बात करें भाग 14 में है, जिसमें कि अनुच्छेद आर्टिकल 308 है निर्वचन।
वही नेक्स्ट है कि संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें, ये जो भर्ती या सेवा है वो 309 में रखा गया है। 310 क्या दिया हुआ है कि राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की जो पदावधि है, मतलब आप जो जॉब कर रहे हो किसी राज्य या संघ में, ठीक है, मतलब आपकी जो सेवा कर रहे हैं उसके बारे में 310 के आर्टिकल में रखा गया है इसको। वही नेक्स्ट यहाँ बात कर लेते हैं, अखिल भारतीय सेवाएं 312 में रखा गया, ये आपसे जो है आएगा, बहुत बार आता है। और वही बात करें नेक्स्ट, यहाँ चलते हैं और कुछ आपको इसमें इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं लगा, तो चलिए नेक्स्ट यहाँ बात कर लेते हैं आपका लोक सेवा आयोग से भी प्रश्न आपके बहुत आ जाते हैं। जो 315 में है आपके लोक सेवा आयोग होगा एक, ये 315 में है सदस्यों की नियुक्ति, मतलब लोकसभा की सदस्यों की नियुक्ति जो है ये आपके 316 में रखा गया है। 317 में है कि लोकसभा आयोग किसी भी सदस्य से हटाया जाना या निलंबित किया जाना, ये आपके 317 में रखा गया है। 318 में है कि लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तें और विनियम बनाने की शक्ति, सेवा की जो शर्तें उस पर 318 में रखा गया है। लोक सेवा आयोग के सदस्यों के द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध, लोक सेवा आयोग की कृत्य जो है वो 320 आर्टिकल में रखा गया है। 321 अनुच्छेद में कि लोक सेवा आयोगों ने कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति है। वही 322 से यहाँ बात करें तो यहाँ लोक सेवा आयोग के व्यय के बारे में बात की गई है। लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन 323 में है। चलिए भाग 14 के आते हैं क कि 323 के क है प्रशासनिक अधिकरण, 323 के ख है अन्य विषयों के लिए अधिकरण। भाग 15 में आते हैं निर्वाचन सॉरी, ठीक है। भाग 15 में निर्वाचन है, तो निर्वाचन फर्स्ट तो आपका निर्वाचन का अधिकरण के बारे में निहित होगा, ये बात आता है। जो फर्स्ट जो आर्टिकल शुरू होता है वो उसी के बारे में चर्चा रहती है। 325 में आते हैं कि धर्म जाति लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति को सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना, ठीक है, दावा नहीं किया जाना, ये सब है। चलिए वही नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं आप बात है कि यहाँ भाग 16 में आते, क्योंकि भाग 15 में ज़्यादा कुछ नहीं लगा और आता भी नहीं है। तो भाग 16 क्या है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध 330 में है। लोक सेवा आयोग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण जो रहेगा वो 300 आपका 30 में रहने वाला है, मतलब भाग 16 में दिया गया है। लोक सेवा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व भी रहते हैं, वो 331 में है, ठीक है। राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण ये आपके 332 में रखा गया है, ये सब इंपॉर्टेंट है आपका। 333 क्या है कि राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करेगी, ये भी आपका 333 है। 334 स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का कतिपय अवधि के पश्चात न रहना, ठीक है। तो ये सब 336 ये सब में दिया हुआ है, तो मतलब कि 300 भाग 16 से लेके जो आरक्षण जो रहता है जॉब में लेकर आंग्ल भारतीय का, उसके बारे में यहाँ बताया गया है, ठीक है। चलिए यहाँ आप यहाँ देख सकते हो 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन होगा, ये इसके बारे में यहाँ बताया गया है। 338 के क्या है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में बताया गया है। 338 के ख है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में बताया गया है, तो आप ये 338 को इम्पोर्टेंट समझिएगा। 339 क्या है कि अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में नियंत्रण, ठीक है। अब यही चलिए आपको बताते हैं कि 340 पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति होगी। 341 है अनुसूचित जातियां के बारे में, अनुसूचित जनजाति 342 में है, और सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ा वर्ग 342 के क में है। 17 भाग 17 में आपका राजभाषा का विवरण दिया गया है, ठीक है। जो 343 में संघ की एक राजभाषा होगी, इस पर बात की गई है। 344 जो है ये राज्यसभा के संबंध में आयोग और संसद की समिति की बात की गई है। प्रादेशिक भाषाएं देख लेते हैं। 345 की राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं होगी, ये बताया गया है। जैसे कि सब राज्यों में अपनी अपनी भाषा होती है, बिहार में मगही मैथिली हो गया, आप तमिलनाडु में तमिल तेलुगु, सब अलग अलग अपनी राजभाषा होगी, 345 में है, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये आप रखेंगे जरूर। आपका ज़्यादा नहीं है, अब कंप्लीट होने वाला है और जल्दी हम भी सोचें कि कंप्लीट ही कर दें, बहुत लंबा वीडियो जो है बन चुका है, ठीक।
चलिए अब नेक्स्ट तीन अब आते हैं, इसमें क्या है कि उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि की भाषा। तो 348 है, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों में अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा है। मतलब कि विधेयकों आदि प्रयोग की जाने वाली जो ऑफिस वहाँ सबकी अपनी-अपनी भाषा है। 349 में है कि भाषा से संबंधित कुछ विधियाँ अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रियाएँ। वही बात करते हैं नेक्स्ट 350 है आपका, क्या बोल रहा है कि व्यथा के निवारण निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा। 350 का क्या है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं रहेगी, जो आपकी मातृभाषा है। 350 के ख है भाषाएं अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी। हिंदी भाषा जो है यहाँ 351 में रखा गया है। आपात उपबंध, ये इससे भी आप प्रश्न आते हैं, भाग 18 में पूछ लेगा क्या, तो आपातकाल का जो है उपबंध है ये आपके भाग 18 में जोड़ा गया है। तो आपात की उद्घोषणा 392 में है, आर्टिकल 392 में है। 353 में आपात की उद्घोषणा का प्रभाव जो पड़ेगा वो आर्टिकल 353। आर्टिकल 354 है कि जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब राज्यों राजस्वों के वितरण संबंधी उपबंधों का लागू होना। तो चलिए यहाँ आप 354 देख सकते हैं, जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तो राजस्व के वितरण संबंधी उपबंधों की लागू होना है। और यहाँ कुछ नहीं है, अब ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अनुच्छेद 356 के अधीन दी गई उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियाँ का प्रयोग 357 में रखा गया है। 358 है कि आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन। ठीक है, तो ये सब ठीक है। वित्तीय आपात के बारे में उपबंध 360 में रखा गया है। आर्टिकल 360 में क्या है, वित्तीय आपात है। भाग 19 आते हैं प्रकीर्ण। तो प्रकीर्ण राष्ट्रपति और राज्यपालों द्वारा जो है राज प्रमुखों का संरक्षण 361 में रखा गया है। 361 के क्या है कि संसद और राज्यों के विधान मंडलों के कार्यवाहियों के प्रकाशन का संरक्षण 361 के क में है। वही 361 के ख है कि लाभप्रद राजनीतिक पद पर नियुक्ति के लिए निहत्था जो है 361 के ख में दे रखी गई है। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं आपका 363 कि कुछ संधियां, करारों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन है। वही बात यहाँ आपको इसमें बता दें कि महापत्तनों और विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध जो होगी वो आपके 364 में रखी गई है। ठीक है, चलिए यहाँ नेक्स्ट यहाँ पे परिभाषाएं आपका 366 में दिए रखा गया है। तो अब ज़्यादा यहाँ कुछ है नहीं और पूछता भी नहीं है, ज़्यादा आप लोग भी याद कर पाओ। 395 किसी को याद भी नहीं रहता है। भाग 20 संविधान का संशोधन पूछ देगा आपको। तो संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति है, तो ये आपका जो है भाग 20 में है, 368 आर्टिकल में है। और आपका भाग 21 है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। जैसे कि इसमें 370 है जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में, अब तो हट गया है लेकिन है तो ये आपका था। तो इसमें पूछ क्या देगा, अब ज़्यादातर यही पूछा गया है कि किस राज्य से। जैसे 370 तो नहीं है लेकिन जम्मू कश्मीर से था। 371 महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के विशेष उपबंध थे। 371 का नागालैंड राज्य के से संबंध थे। 371 का असम राज्य का था। 371 का ग में मणिपुर राज्य था, घ में आंध्र प्रदेश राज्य और तेलंगाना राज्य के विशेष उपबंध थे। 371 के अंगा में आंध्र प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना थी। 371 के च सिक्किम राज्य के थे और 6 में मिजोरम राज्य से संबंधित थे। ठीक है, तो ये सभी जो है आते रहते हैं और ज़्यादातर यही आते हैं, ये आपको याद हो जाना चाहिए। 371 के ज में अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंध है और झ में गोवा राज्य से संबंध है और 371 के यहाँ में कर्नाटक राज्य के संबंध है। ठीक है, अब यहाँ 372 है विधान विधियों का प्रवृत्त बने रहना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ आप ये सब देख सकते हो। मेन वही इंपॉर्टेंट था जो आपके लिए सही है, वो आपको याद हो गया तो सही रहेगा। 376 आते हैं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में जो है उपबंध, ये आपके 376 आर्टिकल में रखा गया है। 377 आर्टिकल है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध है। ये आपके भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में रखा गया 377 में। 378 में कि लोक सेवा आयोग के बारे में उपबंध है। ठीक है, 378 का आंध्र प्रदेश विधानसभा की अवधि के बारे में विशेष उपबंध 378 के क में रखा गया है।
यहाँ नेक्स्ट यहाँ बात अब करते हैं 22 लास्ट है, जिसमें कि यहाँ नाम है संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में, ये सब की बात की गई है। तो लास्ट है ये आपका 22 भाग, उसके बाद आपका संशोधन ये सब आ जाएगा, तो उस पर भी बात करेंगे। 393 संक्षिप्त नाम आपका होना चाहिए। 394 में प्रारंभ है हिंदी। चलिए, तो ख़त्म होने वाला है। 394 का कहा कि हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ, ये सब आपका ये निरसन है, अभी 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 नहीं है ये। तो आपका ये टोटल कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अब आते हैं अनुसूचियों को भी लेके चलेंगे। वर्तमान में कुल 12 अनुसूची हैं, ये भी आपको पढ़ाना है। और 12 अनुसूची के बाद में फिर आपका संशोधन कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी आर्टिकल को रखते हैं, बस शेयर और सब्सक्राइब करते रहें।